कौशल, जलवायु और क्षेत्र की पारंपरिक प्रौद्योगिकियों के बारे में संपूर्ण जानकारी सम्मिलित करता है, जिसे हम भारतीय परंपरा कहते हैं। और मौखिक परंपरा से भी यह हस्तांतरित होता है और इसके अंतर्गत यह ज्ञान कहानियों, किंवदंतियों, लोक कथाओं, अनुष्ठानों, गीतों, पौराणिक कथाओं, दृश्य कला और वास्तुकला के रूप में प्रचलित है। अगर हम भारतीय ज्ञान प्रणाली व राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके माध्यम से इसे जाने, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली समूची मानवता के विकास का निश्चित उपाय व सशक्त आधार है। आज हमारी अपनी वैदिक परंपराओं और पैतृक विरासत में रची बसी व्यापक ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करना अति आवश्यक हो गया है। जिस प्रकार इसका क्षय तथा एक तरह से कहें कि विलुप्तीकरण हुआ है, इसके लिए हमारे विद्वानों को कई पीढ़ियों तक भारतीय मूल शिक्षा प्रणाली का विस्तृत प्रशिक्षण देना होगा और विश्व के समक्ष हमारी सभ्यता की उत्कृष्ट रीतियों को प्रसारित करना होगा। और जिसके लिए मैं आप सभी सुधी जनों को हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ कि उस शुरुआत का, उस आरंभ का शंखनाद इस द्वि-साप्ताहिक सेमिनार के माध्यम से हो भी चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस समृद्ध ज्ञानधाती और प्राचीन शाश्वत भारतीय ज्ञान और विचारधारा को नीति निर्देशक के रूप में माना गया है। भारतीय ज्ञान तंत्र ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन सिखाने की व्यवस्था है, जो पर्यवेक्षण, अनुभव, प्रयोग तथा विश्लेषण द्वारा उपजा और विकसित हुआ है। इसके मान्यता और अनुप्रयोग की रीति शिक्षा, कला, प्रशासन, कानून, न्याय, स्वास्थ्य, उत्पादन और वाणिज्य जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इसने सभी शास्त्रीय वरेण्य भाषाओं व अन्य भारतीय भाषाओं को भी प्रभावित किया है। विद्यार्थी पंचलक्षणम की बात करते हैं तो उसमें विद्यार्थी को गृह त्यागी बताया गया है। और यह गृह त्यागी जो है, हम गुरुकुल के अर्थ में बहुत अच्छी तरह से, उत्तम प्रकार से हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत में गुरुकुल ही अध्ययन अध्यापन के प्रधान केंद्र हुआ करते थे। गुरुकुल ऐसा विद्या मंदिर था जहाँ दूर दूर से ब्रह्मचारी विद्यार्थी अथवा सत्यान्वेषी परिव्राजक अपने विद्या अध्ययन करने के लिए आया करते थे। और सभी शिष्य घर के काम काज में भी गुरु माता की सहायता करते थे और गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार बहुमुखी शिक्षा वे गुरुकुल में रहकर अर्जित करते थे। रामायण काल की बात करें तो ऋषि वशिष्ठ का बृहद आश्रम था, जहाँ राजा दिलीप तपश्चर्या करने गए थे, जहाँ विश्वामित्र को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ था। राम ने ऋषि वशिष्ठ के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी और इसी प्रकार पांडवों ने ऋषि द्रोण के यहाँ रहकर शिक्षा अर्जन की थी। प्राचीन भारत के गुरुकुलों के अंतर्गत परिषद तथा तपस्थली शिक्षा संस्थाएं भी होती थी। ये खाली एक शिक्षणालय जैसा नहीं होता था, एक बृहद विस्तार इसका होता था। और गुरुकुलों के ही विकसित रूप जो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी के विश्वविद्यालय थे, जातकों और वेदसांग के यात्रा विवरण तथा अन्य अनेक संदर्भों से हमें यह पता चलता है कि उन विश्वविद्यालयों में दूर दूर से विद्यार्थी वहां के विश्वविख्यात आचार्यों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वाराणसी अत्यंत प्राचीन काल से ही शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। इसके बाद जो दूसरा तत्व आता है भारतीय ज्ञान परंपरा का, वह है गुरु दक्षिणा। तो गुरु का सामर्थ्य ऐसा होता है कि अंगुलीमाल जैसा क्रूर डाकू भी बुद्ध की शिक्षा से भिक्षु बन गया। तो गुरु को भी एक योग्य शिष्य की तलाश होती है। जैसे हम कहते हैं कि शिष्य को गुरु की तलाश है, तो मैं कहती हूँ कि गुरु को भी शिष्य की तलाश होती है। और हम अपने इतिहास में देखते ही हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, समर्थ रामदास ने छत्रपति शिवाजी को,
और रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को खोजा था, उन्होंने ही एक सुपात्र शिष्य को खोजा था और इन शिष्यों ने अपने गुरु का नाम अमर कर दिया। अब हम अगर बात करते हैं दीक्षा की, तो गुरु के पास रहकर सीखी गई शिक्षा का समापन ही दीक्षा है। गुरु द्वारा दिया गया पवित्र ज्ञान, उसकी समाप्ति पर दीक्षा की प्राचीन परंपरा है, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को सीखी हुई समस्त शिक्षा के शास्त्रीय व नैतिक पक्ष का पुनर्स्मरण कराकर उन्हें गुरु मंत्र प्रदान करते हैं, जिसको हम आजकल की कक्षाओं में प्लीनरी के नाम से जानते हैं। और जो दीक्षा शब्द जिससे दीक्षांत समारोह बना है कि किसी भी शिक्षा की समाप्ति पर जो आजकल महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कन्वोकेशन के रूप में प्रचलित है, ये एक प्रकार से दीक्षा या गुरु दक्षिणा का ही एक रूप है। गुरु दक्षिणा, हाँ जी, गुरु दक्षिणा के बारे में भी बात करना बहुत उचित है, क्योंकि गुरु के लिए सर्वोचित और सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा यह होती है कि शिष्य गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सही अर्थों में प्रचार करे, सही अर्थों में उसका उपयोग करे और यह ज्ञान मूल रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहे और शाश्वत रूप से जगत में व्याप्त रहे। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के आदेश से पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा का उदाहरण प्रस्तुत किया था। और गुरु दक्षिणा का जो सबसे प्रचलित प्रसंग जो हम सभी जानते हैं, वो गुरु द्रोण द्वारा एकलव्य के अंगूठे की मांग करने के रूप में सामने आता है, जिससे कहना चाहिए कि गुरु दक्षिणा का जो मूल तत्व है उसको समझने में शायद थोड़ी कठिनाई भी होती है, लेकिन गुरु दक्षिणा का असली अर्थ उस ज्ञान का प्रचार प्रसार और सही उपयोग होता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है शास्त्रार्थ, जो जैसे हम आज कहते हैं कि प्रश्न पूछने से या प्रश्न करने से नहीं डरना चाहिए, वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जो प्रश्न पूछने की ताकत रखता है। तो शास्त्रार्थ उसका प्राचीन और व्यापक और विस्तृत रूप है। प्राचीन भारत में दार्शनिक एवं धार्मिक वाद विवाद, चर्चा या प्रश्नोत्तर को ही शास्त्रार्थ कहते थे। इसमें दो या अधिक व्यक्ति किसी गूढ़ विषय के असली अर्थ पर चर्चा करते थे। शास्त्रार्थ भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा रही है। वैदिक युगीन विद्वानों के अनुसार किसी विषय पर परस्पर जितना संवाद एवं विमर्श होगा, उस विषय का गूढ़ पक्ष उतना ही स्पष्ट हो जाएगा। इसी धारणा से आचार्यगण व विद्वद्गण आपस में जीवन और जगत के गहन विषयों पर विमर्श अथवा परिचर्चा का आयोजन करवाया करते थे। इन परिचर्चाओं में शास्त्रों का अर्थ खोजने की जो मूल भावना रही है, उसके कारण ही इस प्रक्रिया का नाम शास्त्रार्थ पड़ा। और शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलकर ग्रंथ निर्माण के लिए भी प्रयोग में लाई गई और यही कारण है कि आज हम शास्त्रों के अर्थ को आसानी से जान पाते हैं। अगर उस समय शास्त्रार्थ ना हुए होते तो आज भी ये शास्त्र हमारे लिए ग्रीक और लैटिन बने रहते। तो ये ग्रंथ गुरुकुलों, विद्याश्रमों, नालंदा व तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में रखे जाते थे, जहाँ विश्व भर से विद्यार्थी आया करते थे। और आज भी ऐसे बहुत से ग्रंथों की उपलब्धि भी है, लेकिन बहुत से ऐसे ग्रंथ अभी भी हैं जो कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिए गए और कहीं ना कहीं हम अपने भारत की इस महान परंपरा, इस महान ज्ञान थाती से कहीं ना कहीं कुछ आंशिक रूप से वंचित हो गए। संस्कृत वाङ्मय में अभी भी उपलब्ध ऋषि गौतम के न्याय सूत्र, प्रश्नोपनिषद, आयुर्वेद के ग्रंथ, चरक संहिता व सुश्रुत संहिता एवं बौद्ध ग्रंथों में शास्त्रार्थ की प्रक्रिया एवं उसके नियमन के अनेक प्रमाण हमें मिल जाते हैं। तो ज्ञान संहिता की बात करते हैं, जो कि चौथा आवश्यक तत्व है भारतीय ज्ञान परंपरा का। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय व्यक्ति के आंतरिक ज्ञान से बाहरी जगत तक होते हुए अंतरिक्ष और परम ब्रह्म तक जाते थे। इसमें विषय की कोई सीमा नहीं थी, जीवन से संबंधित सभी विषय इसमें आ जाते थे। इसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और परलौकिक,
कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय था। व्यवहारिक व नीति ज्ञान मात्र कंठस्थीकरण के लिए नहीं, बल्कि प्रतिदिन उनका अनुप्रयोग और अभ्यास के लिए ज्ञान होता था। बाल्यकाल में युधिष्ठिर के द्वारा गुरु द्रोण के पाठ को स्मरण न होने का कारण उसको अभ्यास में न उतार पाना जब बताते हैं युधिष्ठिर, तो ये घटना जो है, इस घटना के बारे में आप सभी लोग परिचित ही होंगे। तो इससे हमें शिक्षा का उद्देश्य पता चलता है कि जीवन में अपनाने के संकल्प का नाम शिक्षा हुआ करता था हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में। तो प्राचीन ज्ञान परंपरा में शिष्य को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी अनिवार्य थी कि मानव जाति की रक्षा के लिए वे सदैव तैयार हो सकें। भारतीय ज्ञान परंपरा सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक ज्ञान वनों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी प्रचुर अवसर प्रदान करता है। तो हम देख ही सकते हैं कि आज के समय की जो भी डिमांड है, जो भी उसकी मांग है, वह सभी मांगे जो विश्व भर में भी हो सकती हैं किसी भी शिक्षा प्रणाली से, वो हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा उसको परिपूर्ण करती है। अब मैं आती हूँ जो प्राचीन संस्कृति और आदि नारी इस विषय पर, क्योंकि आज का जो मेरा विषय है वो आदि नारी है, तो भूमिका से आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी संस्कृति की श्रेष्ठता का माप उस समाज में स्त्रियों की स्थिति के आधार पर ही अधिक सटीकता से किया जा सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विशेषकर हिंदू समाज में, यह अध्ययन अनिवार्य रूप से उसकी गरिमा और सामाजिक दृष्टिकोण को भी उजागर करता है। ऋग्वैदिक काल में विश्वला जैसी कुशल योद्धा नारी इस बात का उदाहरण है कि स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी। युद्ध में भाग लेने के लिए कैकेयी तथा द्रौपदी भी जानी जाती हैं। धार्मिक कार्य स्त्री के बिना पूर्ण नहीं होते थे। यज्ञादि अनुष्ठान में अग्नि प्रज्वलन भी जोड़े से, यानी कि पति पत्नी दोनों के एक साथ करने का ही विधान था। और हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम द्वारा किए अश्वमेध यज्ञ में भी माँ सीता की प्रतिमा को स्थापित करके ही यज्ञ संस्कार किए गए थे। कन्याओं का उस काल में उपनयन संस्कार भी होता था और वे ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। ऋग्वेद में ऐसी कई स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने मंत्रों और ऋचाओं की रचना की थी। वैदिक काल में जो महिला छात्राएं होती थी वो दो प्रकार की होती थी, जिन्हें हम ब्रह्मवादिनी और सद्योद्वाहा सद्योद्वाहा के नाम से जानते थे। तो ब्रह्मवादिनी महिलाएं जीवन भर धर्म और दर्शन का अध्ययन करती थी, जबकि सद्योद्वाहा महिलाएं अपने विवाह तक अध्ययन करती थी। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। जी हाँ, मैं श्रीधर बोल रहा हूँ। वो जी सर। हाँ, थोड़ा सा ना अभी हमारे पास जो मंचासीन अतिथि हैं उनको जाने का समय है ट्रेन का, थोड़ा सा संक्षेप में 2-4-5 मिनट में मतलब कोशिश कीजिए करने की विधि है। थैंक यू। जी बिल्कुल सर। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में वैदिक की इसके महत्वपूर्ण योगदान से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी अनेक स्त्रियां हुई हैं जिनका की उदाहरण देना और नाम लिया जाना यहाँ आवश्यक है। तो मैं संक्षेप में उनका विवरण थोड़ा थोड़ा बताती चलती हूँ। विदुषी गार्गी जो कि उपनिषद काल की महिला है, और इनको हम जानते हैं भारतीय दार्शनिक के रूप में, वैदिक साहित्य में और वेदों की प्रसिद्ध व्याख्याता के रूप में उनकी जो कहानी है या उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। और वो बौद्धिक शास्त्रार्थ जो जिसमें उन्होंने भाग लिया था याज्ञवल्क्य जी के साथ, उसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। तो दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगी उभय भारती जी का, जो स्त्री ज्ञान परंपरा की संवाहक हैं और मिथिला के प्रकांड पंडित मंडन मिश्र की
पत्नी थी। तो उन्होंने शंकराचार्य को, गुरु शंकराचार्य को चुनौती दी थी और जिसके उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में शंकराचार्य जी को कहना चाहिए कि उन्होंने जगह जगह भटक कर वो ज्ञान हासिल किया जो कि उद्धव भारती जी ने उनसे प्रश्न पूछे थे। फिर मैं नाम लेना चाहूंगी राजकुमारी विद्योत्तमा का, जो कि स्वामी तुलसीदास जो कि कालिदास जी की पत्नी के रूप में विख्यात हैं। अगर उन्होंने अपने पति को घर से निकल जाने के लिए ना कहा होता तो कालिदास विद्वान आज कालिदास ना होते। और मैं विदुषी मैत्रेयी का नाम लेना चाहूंगी कि जो भारत की सबसे ज्ञानी स्त्रियों में से एक रही हैं। मित्र ऋषि की बेटी और महर्षि याज्ञवल्क्य की वे पत्नी थी। तो उन्होंने अपने पति के श्री चरणों में बैठकर वेदों का गहन अध्ययन किया और यहीं से पति परमेश्वर की उपाधि जो है जगत में प्रसिद्ध हुई। फिर मैं नाम लेना चाहूंगी ऋषि अरुंधति का। देखिए अपने ज्ञान के कारण ही वे तपस्विनी कहलाई और ऋषि का उनको दर्जा मिला। तो और अरुंधति के नाम पर ही अरुंधति दर्शन न्याय का नाम भी पड़ा है। फिर मैं देव माता अदिति का नाम लेना चाहूंगी जो चारों वेदों की प्रकांड विदुषी थी। देव सम्राज्ञी शची का नाम मैं लेना चाहूंगी जो कि इंद्र की पत्नी थी, वे भी वेदों की प्रकांड विद्वान थी। शाकल्य देवी जी का नाम अवश्य लेना चाहूंगी जो महाराज अश्वपति की पत्नी थी। और जब अश्वपति जी ने कन्याओं की शिक्षा के लिए उनके मन में विचार आया तो सभी विद्वानों ने उन्हें उनकी पत्नी का ही नाम जो है वो सुझाया कि तो शाकल्य देवी ऐसी पहली विदुषी हैं जिन्होंने कन्याओं के लिए शिक्षणालय देश भर में स्थापित किए थे। इसके अलावा अन्य बहुत सी स्त्रियां हैं, मैं सिर्फ उनके नाम का उल्लेख करके अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। पुरोहित संध्या, ब्रह्मवादिनी भूषा, ब्रह्मवादिनी विश्ववारा, ब्रह्मवादिनी अपाला, विदुषी तप्ती, ब्रह्मवादिनी बाघ, ब्रह्मवादिनी रेमिशा, विदुषी लोकमुद्रा, विदुषी उशिज, विदुषी सुलभा, सती शत्रुपा, सती सावित्री, विदुषी भामती, माता ममता, देवी सीता और द्रौपदी का नाम लेना भी अति आवश्यक है। तो अंत में निष्कर्ष के रूप में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वेदों पुराणों में अनेक ऐसी पांडित्यपूर्ण नारियों का उल्लेख है जिनकी विद्वता का डंका दूर दूर तक बजता था और आज भी समय उनके शिलालेख दोहराता है। तो यही है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान प्रणाली, जिसकी प्रवाहिनी निर्झरणी सतत प्रवाहित होती रही है। और यही कारण है कि हम मंच पर भी देख सकते हैं कि कितनी विदुषियां विद्यमान हैं। और सभी अंत में सभी अतिथिगण और सभी उपस्थित विद्वज्जन और सभी का मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूँगी। मेरा वक्तव्य सुना और मुझे समय दिया, मुझे आमंत्रित करने के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर वक्तव्य दिया और भारतीय परंपरा पर इतना सर्वांगीण रूप से अपने सारे पक्षों को छूते हुए अपनी बात को रखा। मैं आपके प्रति अपने समस्त विद्यापीठ और इस परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मध्य उपस्थित हमारे मध्य जो अभी नवीन अतिथि उपस्थित हुए हैं हमारे आमंत्रण पर, ऐसे नगर के वरिष्ठ और विशिष्ट विद्वान, मैं उनका सम्मान हेतु आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर खुशीराम शर्मा जी के सम्मान के लिए डॉक्टर अमित और डॉक्टर आदित्य जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर खुशीराम शर्मा जी का परिचय मैं बता दूं, आप आगरा कॉलेज से आपने हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और वहाँ से आपने लगभग 40 वर्षों तक आपने हिंदी विभाग में सेवाएं दी। 35 विद्यार्थियों ने आपके 73 विद्यार्थी ने आपके अंदर में शोध कार्य किया। आपके बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित हैं, लगभग 25 पाठ्य पुस्तकों का आपने संपादन किया। कथाकल्प नामक कहानी संग्रह का संपादन आपने किया। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां आपके नाम दर्ज हैं जिनको हम
अभी जिनका उल्लेख कर सकते हैं, जिनको गिनाया जा सकता है, लेकिन समय अभाव के कारण हम सीमित बात ही करेंगे। और हम ये मानते हैं कि आपका हमारे मध्य आना निश्चित रूप से हमारे गौरव में अभिव्यक्ति करना है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। ऐसे ही हमारे मध्य में दूसरी एक विदुषी जो उपस्थित है, मैं उनका भी परिचय आपको देता हूँ। डॉक्टर मंजू लता शर्मा जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रीति और कंचन जी को। प्रीति और कंचन, वर्षा जी आ जाइए, आप ही आइए, आ जाओ। आपके सम्मान के लिए डॉक्टर मंजू लता शर्मा जी सेंट जॉर्ज कॉलेज के संस्कृत विभाग में 90 साल तक आपने सेवा की और वहाँ विभाग अध्यक्ष के रूप में आप वहाँ से सेवा निवृत्त हुई। 36 वर्ष तक आपने वहाँ काम किया। 7 पुस्तकें आपको परिमल प्रकाशित हैं, पुस्तकें आपकी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से प्रकाशित हैं। 38 वर्ष तक आपने रेडियो से वार्ताएं आपकी प्रसारित होती रही। 36 शोध पत्र आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। ऐसी विदुषी को पाकर आज हम उपकृत हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मध्य दिल्ली से पधारी सहायक प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव जी, जो भास्कराचार्य कॉलेज में अध्यापनरत हैं। उनको बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। पूरा परिचय सुबह हम बता चुके हैं, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। हमारे दर्शक भी वही है, श्रोता भी वही है, और इसलिए आपको हम आदर के साथ अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं। मंच पर आसीन सभी विद्वजनों को मेरा और श्रीधर जी का आभार दोबारा से मंच लेने के लिए। सो ब्रेक के बाद जैसे ही मूवी का सेकंड पार्ट होता है, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया था, प्रीपेज भी बना दिया था, बट अभी वो मूवी में क्लाइमेक्स होता है तो वो नहीं हुआ था, वो अभी हुआ। तो सीक्वल पार्ट 2 की मींस बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट जगाना था, एंड दिस इज रियल स्टोरी। I don't know the reason behind, ये रियल स्टोरी है। क्या हुआ, 2019 में मैंने ज्वाइन किया कॉलेज, और ये वाला कॉलेज, और मैंने तब ये इंट्रोडक्शन लिया। 2019 में हमारे पास कोविड-19 आया दिसंबर लास्ट वीक में, और 2020 मार्च में पैंडेमिक लग चुका था। और उस 6-7 महीने में इट वाज चैलेंज फॉर मी। और जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे सेमेस्टर एंड तक इंटरेस्ट 100% चाहिए बॉटनी में। बच्चे आते थे, 2 बजे के बाद का टाइम टेबल में क्लास मिला था, 2-3 बच्चों को छोड़ के जो रिस्पेक्ट में लगे रहते थे, बाकी सब सो गए। सो जाओ हेड डाउन करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नींद भी बहुत जरूरी है, आजकल समस्या होगी, लोग गोलियां खाते हैं, सो जाओ, पीछे जाते हैं। बस ये ध्यान रखना पीछे से भी कोई प्रिंसिपल राउंड पे नहीं आ जाए, वरना मेरी बहुत लग जाएगी। तो फिर लेकिन मैंने 1-2 क्लास के बाद सोचा कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने उसी दौरान मैं ऐसे ही स्ट्रगल करते करते स्टीव जॉब्स का एक मैंने लेक्चर सुना यूट्यूब पे। तो उन्होंने अपने लेक्चर में ऐसा कुछ एक बीच में बोला जो क्लू मिला, जिससे मुझे कैसे करना है इस चैलेंज को टैकल, कि अगर आपको किसी भी एरिया में फेम चाहिए, एंड दिस इज अ मूल मंत्र, मतलब यू कैन टेक फ्रॉम हियर, किसी भी चीज में आपको ऐसा चाहिए कि हाँ फुल 100% रिजल्ट चाहिए, तो हम यू हैव टू इन्वॉल्व योर ऑल द 5 सेंसेस। That's why पंचतंत्र स्टोरीज आर देयर। पंचतंत्र की जो स्टोरी बनी थी उसमें भी 5 सेंसेस को इन्वॉल्व किया था, तभी वो बच्चे मॉरल्स लेके बड़े होते थे, और आज वो मिसिंग है। तो 5 सेंसेस की उन्होंने बात की, तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलते हैं, इस पे काम करते हैं। जो पौधा मैं इनको पढ़ाती थी, जो भी टॉपिक होता था, उसको मैं लेके जाती थी, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी क्लास। अगर वो उसमें कोई अरोमा है, क्रश करो, कुछ नहीं करना है आजकल, क्रश करो, स्मेल करो। फ्रेग्रेंस से ही स्टार्ट कर दिया मैंने। फ्रेग्रेंस के ऊपर भी काम किया कि तो थोड़ा ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स को ट्रिगर कर देता है, नींद भाग जाती है। तो पहले एरोमा वाला ही प्लांट ले लिया, क्रश करो, सबके सब वाह मैम, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सब कुछ ठीक है। और कहाँ का है, क्या है, हिस्ट्री हो गया, किस लोकेशन का है, ज्योग्राफी हो गया,
एंड दैट्स हाउ धीरे धीरे करके एक स्टोरी सी बना के उनको मैंने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आया हमारा जो जिसमें एरोमा नहीं होता है, उसको मैंने टेस्ट करवा के कद्दू, जैसे कद्दू के बारे में पढ़ा ना, कद्दू के बीज लेंगे, मॉर्फोलॉजी से और टैक्सोनॉमी छोड़ो, पहले ये बीज, ड्राइड बीज घर में खुद सुखाए मैंने कहा पील करो और खा लो। मैम इससे क्या होगा? मैंने कहा इसमें एक केमिकल होता है या अमीनो एसिड होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है मैम। अब उनकी नींद को भाग गई, इंफॉर्मेशन जानने की भूख बढ़ी, और दैट्स हाउ आई इंट्रोड्यूस्ड। इतना तक तो काम हो गया। जब पैंडेमिक लग गया, पैंडेमिक के जस्ट पहले आई विजिटेड टू माय नेटिव प्लेस, यूपी में बस्ती है एक एरिया, और बस्ती के आगे एक महाराजगंज एरिया है जहाँ पे शुगर मिल है। तो बहुत पहले मैंने किसी से, क्योंकि मैं बॉटनी की हूँ, तो मुझे सुना था कि वहाँ पे कल्पवृक्ष है जो कि एक उसका जो रिलेटिव है वो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बाओबाब करके बोलते हैं उसको, और दूसरा यहाँ मिला है। तो जब उसकी हिस्ट्री देखी गई, ट्रेस हुआ, तो पता चला, पहले किसी को नहीं पता था कि ये कल्पवृक्ष है। जनरल शुगर मिल है, उसमें एक पेड़ बढ़ रहा है, गांव की कोई लेडी कभी परेशानी में आई, उसके नीचे बैठी, और जैसे कहते हैं ना कि बैठे बैठे अपना दुखड़ा सोच रही है, कि मतलब दुखड़ा सोचते सोचते अचानक लोग, उसको पता ही नहीं कौन सा पेड़ है, कि मेरा मतलब इतनी मैं परेशान हूँ, ठीक हो गया तो फिर मैं ऐसे करूँगी। तो उसको लगा कि, और जाती उसकी समस्या सॉल्व हो गई। तो उसने वहाँ पे दूध चढ़ाना, दही मीठा सब कुछ चढ़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछना शुरू किया कि इस पेड़ के नीचे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, ठीक है। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि वो कल्पवृक्ष है। लोगों ने, आसपास गांव के लोगों ने धीरे धीरे वहाँ पे चुन्नी बांधना, विष मांगना सब शुरू कर दिया। 3-4 लोगों की और प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। तो एक लखनऊ में इंस्टीट्यूट है NBRA, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ की टीम के कानों में ये खबर पहुंची, ये न्यूज, वहाँ की साइंटिस्ट की टीम पहुंची वहाँ पे, उस एरिया से सारी मिट्टी जो चींटियां लग के स्टेम खराब कर दी, सब साफ किया अच्छे से, केमिकल लगाया, सील कर दिया बैन और एक बोर्ड लगा दिया वहाँ। उसके वो लेकर गए, कार्बन डेटिंग वगैरह से पता लगाया कि दिस इज कल्पवृक्ष, ठीक है, सेफ। और ये आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंटेड है गूगल पे, अगर आप सर्च करोगे कल्पवृक्ष। अब वो सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, तो इन्फॉर्मेशन उसमें है, टैग किया हुआ है। उन्होंने कि मतलब कोई टच ना करे, आप इसके कोई मीठा ना चढ़ाए, कुछ ना चढ़ाए, क्योंकि धरोहर है हमारे। तो मुझे पता चला, न्यूज में पढ़ा, और जस्ट कोविड के जस्ट पहले मैंने सोचा, क्योंकि हमारे एरिया में है, मैं ससुराल गई तो मैंने हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया कि इस बार हम थोड़ा सा समय लेके महाराष्ट्र जाएंगे, और 15-20 मिनट का रास्ता है। मैं वहाँ गई तो अपनी विश किसी को बताते नहीं है, उस पेड़ के नीचे खड़े होकर मैंने विश मांगा कि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए अपनी क्लास में। यही मेरी विश थी, जो मैं अभी तक किसी से डिस्क्लोज नहीं किया था, इस प्लेटफॉर्म पे डिस्क्लोज करूँ। मैं वापस आई, तब तक जब मैं बता रही हूँ कि मैं सेंसस पे काम करना शुरू किया, तब भी मुझे अच्छे रिजल्ट उतने नहीं मिल रहे थे। पैंडेमिक आया, कुछ बच्चे उसमें स्पोर्ट्स के थे, जो बहाने से कि मैम बास्केटबॉल खेलने जाना है, ये खेलने जाना, वो खेलने जाना, तो चले जाते थे पीछे से। मैं भी भेज देती थी, जाओ ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे भी पास होना है। जब पैंडेमिक लगा, आई गॉट 100% रिजल्ट। 100% बच्चे अटेंड करते थे, और कहाँ से खोज के पौधे, पेड़, पत्ती नहीं लाते थे, और मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि मैम इसकी इन्फॉर्मेशन बताओ। इवन व्हाट्सएप पे सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आंखें नहीं खोली, मैम ये वाली पौधे का इन्फॉर्मेशन बताओ, ये वाले पौधे का वो। अब सारी चीजें होगी, सब ऑनलाइन एग्जाम भी हो गया, ऑनलाइन में फेयरवेल भी हो रहा था। तो मैंने बोला कि फीडबैक तो बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा रहा सब कुछ, बच्चे रोए भी कि हमें। तो मैंने कहा कि फर्स्ट क्लास याद करो, आपने कहा था कि इंटरेस्ट किसी का नहीं है, अब क्या है आपका? नहीं मैम, हमें तो बड़ा मजा आया, तो बहुत मिस करेंगे। कुछ बच्चों ने सिर्फ इंटरेस्ट की बेसिस पे पीजी का एग्जाम दिया, कुछ बच्चे FRI में गए, कहीं गए, सब प्लांट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। 90%, 95, भी मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था, मैं वही पढ़ रही थी, उसको रिसर्च में कुछ हेल्प चाहिए। तो मैंने बोला था ना कि एंड मैंने बस बोल दिया था कि मैं 100% करके दिखाऊंगी, मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूंगी। तब मैंने उनसे फेयरवेल में शेयर किया ये वाली बात, कल्पवृक्ष वाली, और दोबारा सेकेंड टाइम मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैंने जाके ऐसे विश मांगी थी, और मुझे ट्रस्ट नहीं था, आई डोंट नो इट इज माय ट्रस्ट और फेथ, बट समहाउ इट वाज फुलफिल्ड। तो पोटेंशियल्स ऑफ वनस्पति का क्लाइमेक्स यहाँ पे खत्म होता है, ऐसे मतलब जरूर। तो आप लोगों से भी बोलूंगी कि जिनको तो साइंस पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो भी अभी से ट्रस्ट करना शुरू करो,
कि पोटेंशियल, अगर कोई वट सावित्री का व्रत रखा है और पूजा कर रहा है और कहानी में कोई बात लिखी है, एंड इफ यू हैव फेथ यू विल गेट रिजल्ट्स। पता नहीं फेथ वर्क कर रहा है या क्या कर रहा है, आपको नहीं पता। स्टिल सम रिसर्च इज येट टू बी डन कि जो बरगद का पेड़ है या गौतम बुद्धा को जहाँ पे एनलाइटनमेंट मिला, या कहीं जितने भी हमारे तपस्वी हुए हैं वो पेड़ के नीचे ही बैठ के तपस्या क्यों करते। दिस इज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। अभी आगे आने की जरूरत है, मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर आऊंगी इसमें, क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, हिंदी में अभी आया है, तो इसमें बहुत सारे रिसर्च करने की जरूरत है। कॉस्मोलॉजी में अगर मैंने बोला सारा सॉल्यूशन है, उनको आंसर नहीं मिल रहा अपने क्वेश्चन का, पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या किया तो आंसर मिल गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेड़ के नीचे तपस्या करना और घर में तपस्या करना? व्हाट इज हेल्पिंग देयर? मुझे लगता है कि जो उनकी पेड़ों की जो जीवनी शक्ति है, वाइटल फोर्स है, जो बीज को तो यही जो लगता है ना, इसको साइंस में कन्वर्ट करना है। कॉन्शियसनेस है ना, तो संस्कृत पीपल एंड बॉटनी पीपल शुड जॉइन हैंड्स टू गिव रिजल्ट्स। वो बातें मिले, हम इंसानों की कॉन्शियसनेस बातें, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें भी निकालनी है। मैं तेजस्वी के साथ भी कुछ काम कर रही हूँ, उनके यहाँ लाइब्रेरी में जाके चीजें सर्च कर रही हूँ, कुछ निकला तो फिर भविष्य में मिलेंगे। और मुझे वृक्षायुर्वेद की मैं बात करना था, बट वृक्षायुर्वेद एक बहुत बड़ा साइंस है, बिना प्लेटफॉर्म क्रिएट किए मैं आपको समझा नहीं सकती, बिना समझाए मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, समय का अभाव है। फिर कभी भविष्य में मिलेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है? धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जैसा कि मैडम ने बताया, कि वनस्पति विज्ञान की छात्रा हैं आप, और वनस्पति विज्ञान का प्रभाव भारतीय जनमानस पर हमेशा से रहा है। हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो सभी, उन्होंने किसी न किसी वृक्ष के नीचे या एकांत स्थान पर, किसी पहाड़ पर या किसी गुफा में वहां तपस्या की है और अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया है, और वो ज्ञान हम सबको प्रदान किया है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा है जिसको आज हम, जिसका झंडा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। और यही नहीं, बहुत सारे लोगों ने हमारे ज्ञान की चोरी भी की है, अपने ढंग से उसको प्रस्तुत किया है पाश्चात्य लोगों ने। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो भारत में नहीं है? खाने पीने, नाचने कूदने, मतलब शास्त्रीय ज्ञान में बात करें तो डांस, क्लासिकल सॉन्ग, मतलब कौन सा ऐसी चीज है जो नहीं है हमारे पास? योगा तो हमारे पास है। खैर, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आइए एक दिल्ली से पधारे हुए विद्वान, जिनको हमने पहले सत्र में सुना है, उनको फिर से सुनते हैं। वो अब अपना वक्तव्य देंगे ज्योतिष और वास्तु पर। ऐसे विद्वान डॉक्टर देशवर जी को सुनते हैं, बड़े आदर के साथ स्वागत करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मंचस्थ इस संस्थान के यशस्वी निदेशक माननीय प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर जी इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए इस नगर के और हिंदी साहित्य के विशिष्ट विद्वान, ज्ञान वृद्ध और व्योग वृद्ध प्रोफेसर खुशीराम जी, और संस्कृत की विदुषी पूज्या मैडम डॉक्टर मंजुलता जी, दिल्ली से भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पधारी हुई डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव जी, मंच संचालक हमारे मित्र डॉक्टर केशव जी, और सम्मुखस्थ सभी श्रोतागण, आप सबको यथा योग्य प्रणाम निवेदित करता हूँ। और अभी का जो विषय हमारा इस सत्र में वास्तु और ज्योतिष की बात आती है, तो उसमें यह प्राप्त होता है कि आप किसी अनुष्ठान का संपादन घर में करेंगे तो उससे अधिक फल उसी अनुष्ठान को गौशाला में बैठकर करने का है, और उससे अधिक फल उसी अनुष्ठान को किसी नदी के किनारे बैठ के करने का है, और उससे अधिक उस अनुष्ठान का अधिक फल शिवलिंग के पास बैठ के करने का है, और उससे भी अधिक फल किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के उसके संपादन का है, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, शक्तिपीठ हो। तो यह जो हमारी परंपरा है शक्तिपीठों की, ज्योतिर्लिंगों की, हमारे जो 4 धाम है, पुरियां हैं, इसके पीछे एक विशिष्ट विज्ञान है। आप देखिए, वर्ष भर आपको वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेन में टिकट
अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यदि आज का समय जो मनुष्य है इतना प्रैक्टिकल है, वो आज के टाइम में यदि वो किसी दुकान पर कोई सामान लेने जाता है और उसको एक बार रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य है ही। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, जो व्यक्ति मांगता है उसका पूर्ण हो जाता है, तब वो वहां जाता है, ऐसे कोई नहीं जाता। तो उसके पीछे क्या विज्ञान है? जो हम 12 ज्योतिर्लिंग की सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, ये आज हम पढ़ते हैं। आज से मुझे लगता है हजारों लाखों वर्ष पूर्व भी ज्योतिर्लिंग 12 ही, 13वां ज्योतिर्लिंग नहीं बना कोई। शक्तिपीठों की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या पहले थी, आज भी उतनी है। तो मैं ऐसा ही कोई चर्चा कहीं व्याख्यान में था, तो मैं यही बातें कह रहा था। तो उसके पीछे किसी ने यह हमसे प्रश्न किया कि ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ, भगवान तो सर्वव्यापक है, भारत में ही करने थे, अमेरिका में क्यों नहीं है, इंग्लैंड में क्यों नहीं है, कहीं और क्यों नहीं है, सारे इधर ही क्यों है? तो वस्तुतः है क्या, ये ज्योतिर्लिंग है अथवा शक्तिपीठ है, ऐसे जो भी स्थान है वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा के स्रोत। और आपको वहां जाने पर आपको जिस तरह की एनर्जी चाहिए वैसी एनर्जी प्राप्त करके आप लौट आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो केवल भारत में ही है, वो संपूर्ण विश्व में है। परंतु क्योंकि ये स्वयं वहीं पर पुनः मंदिर की स्थापना हुई, भले ही मंदिर को नष्ट करके, पर लोगों की आस्था को नष्ट नहीं कर पाए। उस मंदिर में जो एनर्जी है, उस स्थान की एनर्जी, उसको नष्ट नहीं कर पाए। उसको पहचाना किसने? ये तो उसको पहचानने वाले ऋषि, वो हमारे यहाँ ऋषियाः मंत्र द्रष्टारः, जैसे वो मंत्रों का दर्शन करने में सक्षम थे, वैसे ही उन्होंने इस एनर्जी बेसिस को भी इन पहचाना। जैसे उदाहरण के लिए मैं गृह जातक भी पढ़ा रहा था, तो उसमें मंगल के जो पर्यायवाची हैं जितने भी, उसके लिए शब्द आया कुज। मंगल के लिए कु कहते हैं पृथ्वी को, और कोर जायते इति कुजा, जो पृथ्वी से संबंधित हो। अग्नि पृथ्वी को कहते हैं, अग्निज मंगल को कहते हैं। मंगल के जितने भी नाम हैं लगभग पृथ्वी से जुड़े हुए। तो क्योंकि वह शास्त्र ने कहा कि यह भूमि पुत्र है मंगल, माता के और पिता के गुण आते हैं। कोई भी पुत्र है या पुत्री है, निश्चित ही उसमें माता पिता के गुण होंगे ही होंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। उसको जेनेटिक आज की भाषा में कहते हैं। चाहे पिता चोर हो, चोरी करता हो और अपनी संतान को ना बताता हो, पिता बहुत बड़ा विद्वान जो है, वो ये जो और धन की जो व्यर्थता हुई उससे बचा जा सकता है। तो ऐसी जो विशिष्टता है वो हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में प्राप्त होती है। ऋषियों ने ऐसे ही ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ और जितने भी स्थान थे ऊर्जा के, उन सब स्थानों का अन्वेषण किया। और कैसे अन्वेषण किया? साधना में जाकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अंतिम सीढ़ी है समाधि। नियम छोड़ दिया, प्राणायाम को विकृत करके ले लिया। जो प्राणायाम हम करते हैं वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं, वो विकृत स्वरूप है। आसन, समाधि तो सुना भी नहीं। तो समाधि सम्यक धियते चित्तम यत्र स समाधि,
तो वो समाधि की अवस्था कब आएगी? जब हम क्रम से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। और हमारे ऋषि इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए समाधि की अवस्था में गए और वहां समाधि में जाकर के पूरा ब्रह्मांड को घूम करके आए। क्योंकि ऐसा वर्णन तो नहीं मिलता कि हमारे ग्रंथों में कि रॉकेट छोड़ा और वहां पर कोई शुभांशु शुक्ला ने जाकर के लैंड किया। सीधा वर्णन यह आया कि उन्होंने केवल व्याख्यान किया मंत्रों का और उन मंत्रों में वो सब चीजें बता दी। अब वो कैसे उन्होंने जाना, तो उसके लिए एक ही शब्द आया, योग। योग के माध्यम से। और योग क्या है? अष्टांग योग। और उसमें अंतिम जो पूर्णता है वो समाधि में। तो समाधि में जाकर ही उन्होंने यह सब जाना और जान करके अपने छात्र जो उनके स्टूडेंट थे गुरुकुल में उनको उपदेश किया। वहां जाकर के मंत्र बोला और छात्रों ने उसी मंत्र को पुनः उसका अनुवाचन किया, 2 बार बोला, क्योंकि वो प्रबुद्ध थे, पेड़ों के नीचे बैठ करके पढ़ते थे। तो वो 2 बार बोलने मात्र से ही उनको कंठस्थ हो गया। इसलिए उस ज्ञान को श्रुति कहा गया, क्योंकि वो ज्ञान श्रुत्वा श्रुत्वा इति श्रुति, वो सुन सुन करके आया। वो लिखित में कोई ऐसे रिसर्च पेपर नहीं थमा दिया गया। आज तो हमारी कैपेसिटी नहीं है याद रखने की, इसलिए सर ने 8 पुस्तकें छापी हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में, ताकि लोग उसको साथ ले जाएं। और उस जमाने में सुन सुन करके वह जो ज्ञान था वेद का, वो आगे उसका संप्रेषण हुआ और लोग अपने पास रखते थे। तो इसी तरह से हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने उन स्थानों को ढूंढ करके उनका उपदेश किया कि यह स्थान है, और आगे उसकी फलश्रुति लिख दी। यहाँ जाने से पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिल जाएगा। धनार्थी लभते धनम, पैसा चाहिए तो पैसा मिल जाएगा। विद्यार्थी लभते विद्या, विद्यार्थी को विद्या मिल जाएगी। सुखार्थी लभते सुखम, जो सुख चाहता है उसको सुख मिल जाएगा। तो यह जो सब एक भूमिका बनी हमारे ज्योतिष और वास्तु शास्त्र की, उसी के आधार पर एक शास्त्र प्राकट्य में आया जिसको ज्योतिष और वास्तु शास्त्र कहा गया। इसी के ऊपर आज की हमारी चर्चा रहेगी। मैं 5-7 मिनट और बोलूंगा। तो ये भैया आगे करना है स्लाइड। ये स्लाइड तो बहुत बड़ी है। तो ये 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अनादि नित्या वाक् सृष्टा स्वयं भुवा आदो वेदमयी विद्या यतः सर्वा प्रवृत्तिया। तो सारी प्रवृत्तियां जो भी आया है वो हमारे यहाँ माना जाता है वेद से ही आया है। वेद ही समस्त विद्याओं का, समस्त ज्ञान का मूल है। आगे अगली स्लाइड। तो उससे आगे हम जब बढ़ते हैं तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, स्थापत्य वेद। तो जो स्थापत्य वेद है वो अथर्ववेद का उपवेद है। और उसी में से आगे वास्तु शास्त्र, वास्तु शिल्पम चित्रम, इसका सीधा संबंध अथर्ववेद से। ये आगे उसका प्रमाण दिया है, आयुर्वेदम, धनुर्वेदम, गंधर्वम वेदम आत्मनाम। आगे तो ये आगे हमारे षड वेदांग आ गए। जो वेद हुए 4 और उसके बाद उनके 4 उपवेद हुए। फिर उपवेद में से वास्तु शास्त्र का संबंध अथर्ववेद के उपवेद स्थापत्य वेद से है। और दूसरा हमारे जो 6 वेदांग हुए, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प और शिक्षा, ये 6 वेदांग है जी। आगे छंदः पादोत वेदस्य हस्तो गतोत पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा ध्यानं तु वेदस्य
मुखम व्याकरणम श्रुतम तस्मात् संगम अदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। तो यहाँ कहा कि इन वेदों को वेदांगों के अंग सहित, जो 6 अंग हैं, वेदों का अध्ययन इन 6 अंगों के सहित करना चाहिए। और प्रत्येक वेदांग का विन्यास वेद पुरुष में किया गया। वेद को एक पुरुष माना गया। हमारे यहाँ पुरुष की कल्पना है। वेदों में वेद पुरुष है, ज्योतिष में काल पुरुष है, वास्तु में वास्तु पुरुष है, सब जगह एक पुरुष है। और पुरुष का ऐसा मन में आ सकता है कि ये तो भेदभाव है, महिला क्यों नहीं है, कि सब जगह पुरुष ही पुरुष है। तो वस्तुतः क्या है, हमारे कहते हैं शरीरम इदम पुरम, ये शरीर एक पुर है, पुरी शेते इति पुरुषा, और इस पुर में जो रहता है वह पुरुष है, आत्मा। तो महिला और पुरुष का भेद नहीं है। पुरुष यहाँ पे सबके लिए एक मानव मात्र के लिए प्रयुक्त है, ना तो मानव मात्रार्थम अपितु प्राणी मात्रार्थम। प्रत्येक प्राणी के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग है। ऐसी मुझसे किसी ने पूछा कि सर पशुपति हम गए, पशुपतिनाथ गए थे, तो अभी पीछे बात हुई, तो कह रहे वहाँ तो वो तो बलि होती है वहाँ पे भगवान को। तो मैंने कहा क्यों होती है, तो कह रहे वो तो वहाँ पशुओं से संबंधित है, इसलिए वहाँ बलि होती है। तो पशुपतिनाथ, पशु कहते हैं, सभी मनुष्यों को पशु कहा गया, सभी प्राणियों को पशु, पश्यति थी पशु, जो देखता है वह पशु। और पशुपति, उन पशुओं के जो पति है वो तो शिव है। तो वहां पशु से अभिप्राय जानवर से नहीं है, वहां तो समस्त पशु पाश और पशुपति। जो शैव दर्शन है कश्मीर का, उसमें ये टेक्निकल वर्ड्स हैं उसके। पशु क्या है, पशुपति क्या है, पाश क्या है, उसके लिए हमें शैव दर्शन उसका अध्ययन करना होगा। तो आगे आगे बढ़ते हैं, और आगे और आगे। तो अब इसमें मैं, क्योंकि बोलना है तो मैडम भी बैठी है, मैडम भी बोलेंगी। छंद के ऊपर, ज्योतिष कल्प, निरुक्ति, ये सब एक एक जो वेदांग है उसके ऊपर बड़ी व्याख्या हो सकती है, क्योंकि एक एक वेदांग अपने आप में एक संपूर्ण कार्यशाला का विषय हो सकता है। आप शिक्षा के ऊपर पूरी कार्यशाला हो सकती है। ज्योतिष है, व्याकरण तो मुखम स्मृतम, उसको तो प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, उसको तो 6 अंगों में सबसे प्रधान कह दिया। क्यों? क्योंकि शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण के बिना हो ही नहीं सकती। अब हम व्याकरण नहीं जानेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि शिष्य कैसे बना, आचार्य कैसे बना। निरुक्त नहीं जानेंगे तो निर्वचन कैसे होगा। आचार्य क्या है? सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचारम ग्रह्यति थी आचार्य, निरुक्त ने बताया। जो आचरण बताए क्या करना है, आचरण सिखाए, वह आचार्य है। शिष्य क्या है? शासितुम योग्य इति शिष्य, जिसके ऊपर शासन किया जा सके वह शिष्य है, जिसको आदेश दिया जा सके कि तुम ये करोगे और उसमें संदेह ना हो कि वो उसको ना भी कर सकता है, मना भी कर सकता है, ऐसा संदेह मात्र भी ना हो। तो आगे चल करके ज्योतिष के 3 भेद हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। तो जो सिद्धांत है उसमें ये समस्त ग्रहाणाम गति, स्थिति, त्रुटि इत्यादि, ये सब ग्रहों की जो गति है, मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स एंड पोजीशनिंग ऑफ द प्लैनेट, उनकी क्या पोजीशन है, उनकी स्पीड क्या है, कैसे वो चल रहे हैं, वो किस राशि में है, आज ग्रहों की मूवमेंट क्या है, वो सब हमें सिद्धांत में पता चलता है। अब ज्योतिष शास्त्र में पिछले सप्ताह ही एक जगह मैं बोल रहा था, तो हमारे यहाँ जो हम नाम रखते हैं, बच्चे का नामकरण होता है, तो उसके पीछे क्या विज्ञान है। बौद्ध धर्मों में नामकरण कैसे हो जाता है, पुस्तक खोली, जो नाम निकल आया, जो अक्षर निकला, उसी से नाम हो गया। अलग अलग चीजें हैं, उनको मैं कोई काट नहीं रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है जिस समय, तो सीधा जो माता पिता है वो ज्योतिषी के पास जाते हैं, हम इसका नाम किस अक्षर पे रखें, क्या वर्ण होना चाहिए इसके नाम का, तो उसके पीछे एक पूरा गणित है। तो ज्योतिषी वो टाइम, जिस टाइम पे बच्चा पैदा हुआ,
टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, उसका जो टाइम ऑफ बर्थ है उस समय प्लैनेट्स की कुंडली बनाता है, एक पोजीशन जो हम कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली जिसको कहते हैं, वो क्या है, वो जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय आकाश में ग्रहों की क्या पोजीशन वो उसने बना ली चार्ट में। तो अब हमारे सबसे निकटतम चंद्र है चंद्रमा, और वो सबसे तेज गति से चलता है, और चंद्रमा मनसो जाता, ये वेद ने कहा कि चंद्रमा जो का वेद अपना परम पुरुष है, परमात्मा उसको परम पुरुष कहा, उसके मन से पैदा हुआ, मन का उसका प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो हम ज्योतिष में चंद्रमा से व्यक्ति का मन देखते हैं, जिसका चंद्रमा वीक है उसका मन कमजोर है, वो उसका मन ही नहीं लगेगा। एक मैं कहीं पर पेपर पढ़ रहा था, उसमें ये आया कि जितने ये पागल खाने हैं उसमें जो लोग हैं, आगरा में तो शायद बहुत बड़ा है, तो उसमें जो मैं जब यहाँ नया नया आया तो मेरे एक गुरुजी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उनको बताने के लिए फोन किया, गुरुजी मैं आगरा में ज्वाइन कर लिया है, तो मैंने कहा कि आप आगरा आइए कभी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें तो अमृतसर ज्यादा नजदीक है। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों बोला। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा अमृतसर नजदीक है, आगरा ऐसा क्यों बोला। तो मैं सोचता सोचता थोड़े दिन बाद मैंने किसी से चर्चा की कि गुरुजी ने ऐसा बोला, एक हमारा सहपाठी था, तो उसने कहा अमृतसर में छोटा पागल खाना है। तो उस स्टडी में ये लिखा था कि जो पूर्णिमा और अमावस है उन तिथियों में उन पागल लोगों के जो बुद्धि में है विक्षिप्तता की स्थिति बढ़ जाती है, क्योंकि जो चंद्र है उसका प्रभाव है, और व्यक्ति का मन ही आपको प्रभावित करता है जीवन भर। अगर आपका मन स्ट्रॉन्ग है, भले ही शरीर स्ट्रॉन्ग ना हो। एक मेरा मित्र है, वो लगभग 6.25 फुट का है, तो खूब ताकतवर भी है, बलशाली है, वो बड़ा डरपोक है। जब हम पढ़ते थे तो कहीं झगड़ा हो जाना उसने बाहर ही नहीं निकलना। एक हमारा मित्र था, वो बिल्कुल मेरे, मैं तो कमजोर हुई, वो मुझसे भी कमजोर, और उसके साथ सारे चलते थे पीछे पीछे, और डरता नहीं था। तो मन यदि आपका मजबूत है तो मन ही आपको प्रभावित करता है। कोई रोग हो गया, मन में बैठ गया तो गया बेटा। और अगर रोग हो गया, जब तक पता नहीं है कैंसर है, तो लोग कह रहे हैं कब से कैंसर है, उसको तो 34 स्टेज आ गई, कब से हुआ होगा, 7-8 साल पहले हुआ होगा। तो जैसे ही पता लगा तभी वो 2 महीने में निकल गया। और किसी को पहली स्टेज में पता लग गया, वो कब पहली से चौथी में पहुंच गया पता नहीं चला। तो मन जो है, चंद्रमा का मन से संबंध है, इसलिए शास्त्र ने चंद्रमा को सबसे अधिक प्रधानता दी। तो चंद्रमा की मूवमेंट देखी कि चंद्रमा कहाँ है जिस समय बच्चे का जन्म हुआ। अब चंद्रमा किसी का मेष राशि में था जब जन्म हुआ, तो ये पूरा जो हमारा सिस्टम है उसको, ब्रह्मांड को 12 भागों में बांट दिया, उसको 12 राशियां कहा, और आगे उसको 27 नक्षत्रों में बांटा, उन्हीं 12 पार्ट्स। तो 30 डिग्री की एक राशि होती है टोटल। जब 360 का एक वृत्त होता है, कोई भी सर्कल है वो 360 का होगा, और उसको 12 से भाग देंगे तो 30 आएगा। 12 इंटू 30 360, तो 30 डिग्री की एक राशि हो जाएगी। और इसी तरह से 27 नक्षत्र हैं, जब 360 को 27 से भाग देंगे तो 13 अंश और 20 कला का एक नक्षत्र हो जाएगा। तो अब उन मेष राशि में जो लोग पैदा हुए, उन सब में मेष राशि के गुणधर्म आएंगे। अब उस मेष राशि के अंदर भी 3 नक्षत्र आ गए, 1 2 3, आगे उनके और पार्ट्स कर दिए। तो इस तरह से एक राशि के 9 भाग किए बराबर। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो चंद्रमा उन 9 भागों में से जिस भाग में हो, वो कैलकुलेशन के बाद यहाँ कागज के ऊपर कैलकुलेशन की कि बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा आकाश में मेष राशि में था, उसमें भी किस नक्षत्र में था, अश्विनी नक्षत्र में था। उसमें भी अश्विनी के किस पार्ट में था, जिस पार्ट में चंद्रमा था
उस पाठ का जो वर्ण, जो अक्षर हमारे आचार्यों ने तय किया, उसी अक्षर पर बच्चे का नाम। तो जिस तरह से आप सोचिए कि हमारा जो नाम है वो सीधा ब्रह्मांड से कनेक्टेड। हम सीधे, हमारा जो नाम क्या है, हमारे बर्थ टाइम के समय जो चंद्रमा की पोजीशन आकाश में थी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और वही जो चंद्रमा की ग्रह तो घूमते रहते हैं और जीवन भर वो जो उनकी मूवमेंट है वो हमें प्रभावित करती रहती है, उससे कोई बच नहीं सकता। ग्रह राज्यम हरंती वे ग्रह राज्यम प्रजक्षन्ति। शास्त्र कहता है कि ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य छीन लेते हैं। बहुत से प्रदेशों के मुख्यमंत्री ऐसे बने अभी जिनका नाम पहले कोई जानता भी नहीं था। कुछ प्रदेशों में बने लोग मुख्यमंत्री, ऐसे लोग बने जिनको मुख्यमंत्री बनने से पहले लोग नहीं जानते थे। और कुछ अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी एक बार मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के, जब तक उन्होंने स्वयं नहीं छोड़ा तब तक कोई और गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बना, और एक बार प्रधानमंत्री बन गए अब, और जब तक स्वयं नहीं छोड़ेंगे कोई और प्रधानमंत्री। तो जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि एक श्लोक है विषयो विशाला, विषय तो बहुत विशाल है ज्योतिष और वास्तु का, अल्पश्च काला, और काल समय बहुत थोड़ा है, अहम च बाला, और मैं इस शास्त्र में एक बालक के जैसा हूँ, तो इसलिए बहुत कुछ कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। अब हमारी ट्रेन भी है आगे, इसका नाम तो गतिमान है पर हमें वहां पहुंचने के लिए गति पकड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मैं फिर कभी दोबारा अवसर रहेगा तो बहुत कुछ कहना था, पर समय की कमी के कारण यहीं पे अपने व्याख्यान को विराम देता हूं और आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने चित्त होकर के मुझे सुना, और सर का बहुत आभार कि सर ने अवसर दिया, मुझे यहाँ बुलाया, और मैडम को प्रणाम। मैं जब यहाँ था तो मैडम का आशीर्वाद तब भी मिलता रहता था, और आपको भी प्रणाम, आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देशबंधु जी। अभी आपने इतना सारगर्भित व्याख्यान दिया। अभी आपने देखा कि कितने संक्षिप्त समय में और इतना सारगर्भित व्याख्यान अभी देशबंधु जी ने दिया। सभी को ये लग रहा था कि अभी बात और होनी चाहिए, लेकिन समय की सीमा है, हमें ध्यान रखना है उसका भी, और अगले वक्ताओं को भी हमें सुनना है। आइए वक्ताओं के इस क्रम में हम मंच पर विराजमान विदुषी डॉक्टर मंजुलता शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि आप संस्कृत विभाग की अध्यक्ष रही हैं सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में, और आपने बहुत लेखन कार्य किया है। ऐसी विदुषी को आज हम सुनकर अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। मैं आदर के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी स्थिति होती है लास्ट वक्ता होना, और मैं लास्ट वक्ता हूँ। ये आप लोगों के लिए नहीं, सर तो अध्यक्षीय भाषण देंगे, अध्यक्ष में तो बल होता है, वक्ता मैं ही हूँ, सर तो अध्यक्ष है, अध्यक्षीय बल्कि तो आप समझ, वो तो हम सबका कंफ्यूजन करेंगे तो वो अलग बात है। लेकिन मैं आपके, वैसे मैं पहले बोलने के लिए मुझे कहा गया था, लेकिन कहा था 10 मिनट में आप जल्दी बोल दे क्योंकि इन्हें दिल्ली जाना है। मैंने कहा दिल्ली ज्यादा दूर है भाई, दिल्ली वालों को निकल जाने तो मेरी क्या है, आगरा में हूँ, 10-5 बात आपसे करूंगी फिर विदा दूंगी। मैं चाहती हूँ आपसे कुछ ऐसी बात करूं
जो थोड़ी आपको अच्छी लगे शाम के वक्त है, कुछ मोहब्बत की, प्रेम की, गजल की अच्छी सी बात हो जाए तो शायद आपको, है ना। देखिए कविता, काव्य, गजल सबका अलग मजा है। इधर वाले मुझे नहीं दिख रहे हैं तो इधर बैठ जाए, इधर वाले सारे इधर बैठ जाए, इधर आ जाओ बच्चों। बच्चों आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आगे आ जाना, मैं आपको ऐसी नई चीज सुनाऊंगी, बिल्कुल न्यू, सरप्राइजिंग, जो आपने नहीं सुनी है वो सुनाऊंगी, जो आपने नहीं पढ़ी होगी शायद, क्योंकि मेरा आधुनिक संस्कृत में काम है तो मैं आधुनिक के ऊपर ही चर्चा कर रही हूँ। और आधुनिक के ऊपर एक ऐसी चीज आपको सुनाने जाऊंगी कि आपको उसमें आनंद आएगा, इसीलिए मैंने अपने को अंतिम वक्ता के रूप में चुना। मैं कोई भूमिका नहीं पढ़ रही, प्रथम प्रश्न पूछ रही, ये सारा विश्व हमारी मुट्ठी में है। आपने देखा कोई अमेरिका से बोल रहा है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, सारा विश्व हमारे सामने है। हम गूगल पर जाते हैं, गूगल बाबा से सारी समस्याओं के समाधान पूछ लेते हैं। गूगल बाबा कभी कभी संस्कृत में बड़ी गलत बातें बता देता है, भाई मुझे तो बड़ी गुस्सा आती है, उसे ट्वीट नहीं सकती, नहीं मैं ट्वीट देती हूँ, तो शब्द बड़े गलत बताती है, तो गूगल बाबा भी गलत बता देते हैं, लेकिन हम ढूंढते वहीं जाकर। आधुनिक संस्कृत साहित्य में जहाँ क्या है पोजीशन, कि हम लोगों ने एक नया आयाम छुआ है। हमने उर्दू की गजल को संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। लोग कहते थे गजल लिखी नहीं जा सकती, गजल में एक नजाकत है। एक व्यक्ति थे, वो सर क्या कहा करते थे, अरे कुछ गजल गुजल हो जाए, गजल का सत्यानाश कर दिया, गजल गुजल हो जाए आज तुम्हारी। तो ये गजल जो थी वो संस्कृत में कैसे लिखी जा रही थी, ये परंपरागत ज्ञान को संस्कृत में उर्दू का अपना होता है, पूरा का पूरा काव्य शास्त्र, उसको संस्कृत में किस प्रकार से उतारा गया, ये मैं आपको ले चलूंगी उस दुनिया में जहां संस्कृत में गजल लिखनी शुरू हुई। देखिए सबसे पहले जब हम गजल की बात करते हैं तो लोग बात क्या कहते हैं, रोना, दिले दर्द, दर्दे जिगर, विरह है, और वो क्या कहते हैं, लैला मजनू, शीरी फरहाद, ये सारी बातें करते हैं ना सारे लोग गजल में। तो अगर गजल में ये लिखा गया कि बड़े मजे हैं यार, इश्क करने का मजा ही अलग है, तो एक शेर सुनाती हूँ, मजे जो मौत के आशिक बयां कबू करते, मजे 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 जो मौत के आशिक बयां कबू करते, मसीहो खिज्र भी मरने की आरज़ू करते। इसमें मरने में बड़ा मजा है, वो जो खुदा था वो भी कहता यार मैं भी मर जाऊं। ऐसी बातें उर्दू में, हाँ सर सुनाऊंगी ना, अब फिल्म से सुना रही हूँ, ये तो अभी पहली बात थी। हाँ ये भूमिका के बाद क्या हुआ कि क्षमा पे परवाने के मरने की बात, ये सब चल रही थी। इसी बीच में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने, आपने आदेश किया तो संस्कृत की सुनाती हूँ, तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने जयपुर की, उन्होंने कहा कि भाई जब मरने की गिरने की बातें बंद करो, हम तो जो गजल लिखेंगे वो परमात्मा पे लिखेंगे। हमारे यहाँ की गजल जो लिखी गई, तो भट्ट जी ने पहली गजल लिखी, अहो वाकाशयेयम दीनबंधु, दीनबंधु जी चले गए पर मैं परमात्मा की बात कर रही हूँ। अहो वाकाशयेयम दीनबंधु स्वदुःखम कम वदेयम दीनबंधु, स्वदुःखम कम वदेयम दीनबंधु। सबकी समझ में आ रहा है? ये गीत रीति में है, भट्ट जी ने यहाँ से शुरुआत की। आदरणीय बच्चूलाल अवस्थी जी उज्जैन के थे, उन्होंने कहा नहीं हमें कुछ सही काफिया जोड़ना चाहिए, काफिया में दम नहीं है, तो उन्होंने बड़े एक गजल लिखी संस्कृत में, वो आपको सुनाती हूँ, भाव देखिएगा बड़ा मजा आएगा आपको। पिका मौनम भजेरन मासी वासंते कथम कारम, पिका पिका माने कोयल, चुप हो गई है। पिका मौनम भजेरम मासी वासंते कथम कारम, शरह शाकुंतला सिद्धेन दुष्यंते कथम कारम। वो शकुंतला की चितवन का तीर दुष्यंत के कलेजे में लग गया है,
शरः शाकुन्तलः सिद्धेन दुष्यन्ते कथं कारम् उपायै कंटकै पादान निरस्येतापि सायासम् अथो शल्यानि काले यात मोहन्ते कथं कारम्। अर्थ बता दूं, शकुंतला ने देखा तिरछी निगाह से और क्या कहा था, आपने पढ़ा नहीं होगा कालिदास को। चलते चलते बोली, अरे मेरे पैर में कांटा चुभ गया। चुभा नहीं था, वो दुष्यंत को देखने के लिए पीछे मुड़ना चाहती। अब बहाना बनाया सहेली से, पैर में कांटा चुभ गया है, मेरा पल्लू उलझ गया है, तो जरा मुड़ के पल्लू छुड़ा लो। जैसे ही मुड़ी, पैर में से कांटा निकालने का झूठा बहाना बनाने लगी। तो उन्होंने पैर का कांटा तो निकल भी जाएगा, लेकिन जो दुष्यंत के दिल में उसकी वो चितवन का तीर लगा है। अब क्या है कि अब वो कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं सकता। पहले दिन क्लास में जाओ तो क्या सिखाया जाता है, इश्क के मकतब में मेरी आज बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह तो समझते होंगे, पहला दिन। इश्क के मकतब में मेरी आज बिस्मिल्लाह है। पहले दिन क्या सिखाया, मुंह से कहता हूँ अलिफ, अलिफ सिखाते हैं ना, आ छोटा आ, मुंह से कहता हूँ अलिफ और दिल से निकलती आ। पहले दिन मैं पढ़ने गया इश्क की पाठशाला में, तो मैंने मुंह से वो अलिफ कहा, लेकिन निकल रहा था आ। तो ये इस तरीके की जब गजल लिखी गई, उसी बीच में एक ऐसी गजल लिखी गई बिल्कुल अलग भाव। ये गजल में उन्होंने भंगी प्रति की, जिसमें उन्होंने लिखा, म्रियते ना को अपि हिंदू ना यवना सांप्रदायिके कले म्रियते मनुष्य ए वेति अनुभूति जायते ना कथाम। कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगों में नहीं मरता, मरता तो केवल मनुष्य है। ये लिखा उन्होंने। विचित्र वातायनी में जगन्नाथ पाठक जी ने कहा कि ऐसी गजल लिखी जाए, तो केवल मरने जीने की गजल नहीं लिखी गई, और भी कुछ लिखा गया। अब आपको एक शेर सुनाती हूँ, उसका भाव बताऊंगी, आप देखिएगा कि एक शेर आपने बहुत सुना होगा। कई बार लोग कहते हैं, स्टेटस पे भी लिख देते हैं, मैं वो चराग हूँ जो आंधियों में रोशन था, खुद अपने घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। ये आपने सुना होगा। पाठक जी ने इसका क्या संस्कृत किया है वो सुनिए जरा। ये ना अंचलेन रक्षितासम प्रबलासु हंत वात्यायसु तीना अंचलेन संप्रति निर्वापिता एषा दीपो अहम। मैं वो चिराग नहीं, मैं वो दीपक था जो आंचल से रक्षित था। देखिए, लेकिन आंचल की हवा से ही वो बुझा दिया गया। आप जानते हैं आंचल का प्रयोग माता के आंचल के लिए किया जाता है, और कोई भी बच्चा अपने माँ के आंचल में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन अगर वो माँ ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाए, उसी का आंचल उसके लिए जीवन का समाप्ति का संकेत बन जाए, तो शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। चिराग तो आंधियों में रोशन था, घर की हवा से बुझा या आंधी की हवा से बुझा, कोई विशेष चमत्कार मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा आंचल से बुझ जाने में चमत्कार ज्यादा लगा। पाठक जी ने उसे आंचल से जोड़ा कि अपने बच्चे की मृत्यु ना करने आई। ये मैंने इसकी ऐसे व्याख्या की। एक और शेर सुनिए, मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि आ भी न सकूं। इसमें उन्होंने क्या प्रयोग किया, आद्री भूया गंतुम निर्दिशा में समयम आत्मनो अभीष्टम ना हम विगता समया पुनरागंतुम यो अपेयम। मतलब यहाँ आद्री भूया शब्द का प्रयोग किया। एक ही शब्द पे बात करूंगी, मेहरमा और आद्री भूया। मेहरमा को उन्होंने ट्रांसलेट किया आद्री भूया। आद्री भूया माने होता है गीलापन, लचक, अंदर से भाव विगलित हो जाना। और मेहरबानी में आपको नहीं लगता कि किसी का एहसान है, अरे बड़ी मेहरबानी की साहब आपने, एक दास्य भाव, एक मेहरबानी। लेकिन आद्री भूया वो विगलित हो गया उसमें, और उसने कहा मैं आपके भाव से बिल्कुल विगलित, आप जब चाहे बुला लीजिएगा, मैं आपका ही हूँ।
आत्मीयता का भाव आदरी शब्द में अधिक प्रतीत होता है। मेहरबानी तो किसी की भी हो सकती है। तो एक और आपको गजल सुनाती हूँ। पूरी गजल के बाद में 2 शेर पे बात करूंगी। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी। अब किसी बात पर नहीं आती। अब किसी बात पर नहीं आती। क्यों ना चीखूं, आप अंतिम पंक्तियां देखिएगा। क्यों ना चीखूं की याद करते हैं, मेरी आवाज घर नहीं आती। तो उनके अंतिम जो 2 पंक्तियां थी उन्होंने उसका अनुवाद सुनाऊंगी केवल। चीत्कारम कथम एवं ना विधत्याम यस्मात्क्यसो नूनम यदि नो पैति मदीयम श्रुतपथम मार्त स्वरम मुखश्चितः। उन्होंने श्रुतपथ का शब्द प्रयोग किया है। चीखने में और कान में दूरी कितनी है? मे भी सबसे नियरेस्ट है, कान और मुंह सबसे करीब है। उन्होंने चीखने शब्द का प्रयोग किया है कि आवाज नहीं आती। उन्होंने श्रुतपथ का किया है कि मैं चिल्ला रहा हूं, मेरे कान नहीं सुन रहे। इसका मतलब इतना संवेदनहीन हो गया हूं कि मुझे अपनी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। इसमें विकलता ज्यादा है, विकलता ज्यादा है। इतनी व्याकुलता है उनको कि अपनी बात ही सुनना बंद हो गया है। लेकिन इतनी सब बातें आपने संस्कृत में सुनी, लेकिन कहीं कहीं वक्रोक्ति में, जैसे कोई भाषा होती है ना, उस भाषा का अपना मनोविज्ञान होता है। उस शब्द अपनी ही भाषा में अच्छे लगते हैं। अगर उनको संस्कृत में ट्रांसलेशन किया तो देखिएगा उसमें क्या फर्क लगा है, वो मुझे लगा। आपको सुनाती हूँ। हैरान हूँ दिल को पीटूं, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। उन्होंने अनुवाद कर दिया इसका। विकलो हृदय अथा रुद्याम यकृते अपि ताटे आत्मानम। अब दिल वाली चीज को यकृत से ट्रांसलेशन कर दिया संस्कृत में। अब आप बताइए, मैं अगर आपसे कहूं दिल, तो आपके अंदर एक फीलिंग जगेगी। मैं कहूं यकृत, आपको लगेगा कोई बीमारी हो गई है, कोई जॉन्डिस वगैरह है। दिल पीट रहा है तो लगेगा कि इसकी महबूबा चली गई है, दिल पीट रहा है। लेकिन यकृत पीट रहा है, इसके जरूर पथरी होगी यकृत, राइट। तो दिल को यकृत से ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मुझे जगन्नाथ पाठक जी गालिब से थोड़ा सा कम लगा। यकृत शब्द का दिल से कहीं कोई तालमेल नहीं जमता। ये मैंने पहले अपने शोध पत्र में जब लिखा, मैंने पढ़ के देखा, मजा भी आया। भाई जो दिल में है वो यकृत में नहीं आ सकता। अब है ये जगन्नाथ पाठक जी ने, मैं एक बार पढ़ रही थी तो उसमें साकी शब्द का प्रयोग आया था। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। अब मुझे इसमें नहीं पता है कि नहीं, लेकिन मैं वैसे सुनाती हूँ। पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याल नहीं देता तो जाम तो दे। पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, अरे प्याल नहीं देता तो जाम तो दे। तो साकी शब्द का प्रयोग आया। देता, प्याल नहीं देता। मैंने कहा यार देता, साकी की तो स्त्री होनी चाहिए। मैं बड़ी कंफ्यूज थी। मैंने जयपुर कलानाथ शास्त्री जी से निवेदन किया, वो उर्दू के बड़े पारंगत विद्वान थे। मैंने कहा सर ये साकी देता कैसे हो गई, साकी देती क्यों नहीं लिखा गालिब ने। तो उन्होंने कहा कि मंजू जी, जब ये मुगल काल में साकी हुआ करती थी वो पुरुष हुआ करती थी और महिलाओं की तरह सच के जाम दिया करती थी, इसलिए प्याल नहीं देता तो जाम। तो इसलिए प्याला नहीं है तो ओक से ही पिला दे भाई, पीने वालों की तो लाइन लगी है, ओक से ही पिला दे। इस तरीके का मैंने पढ़ा। फिर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने, शायद आपने नाम सुना हो, संस्कृत में, आधुनिक संस्कृत में बहुत बड़े स्तंभ हैं। उन्होंने गजल अलग तरीके की लिखनी शुरू की। उन्होंने कहा नहीं, इसको हमें इस बाड़े से निकालना है, जिस बाड़े में गजल लिखी जा रही है भर पे, हमें उससे निकाल के कुछ अलग गजल लिखनी है। उनकी एक गजल की 2 पंक्तियां हैं। नहीं जगदत्ते रुचिरम त्वया बिना, नहीं जगदत्ते रुचिरम त्वया बिना,
जीवनमपि न चिरं त्वया विना, तुम्हारे बिना ये जीवन जीवन नहीं है। हे प्रिय पत्नी के लिए कहा है उन्होंने कि तुम्हारे बिना ये जीवन जीवन नहीं है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम ना होगी तो मेरा जीवन कैसे बीतेगा। ये इस तरीके की उन्होंने कि हर मेरे प्यू में हर की बहुरिया जैसी गजल लिखी। एक जगह उन्होंने लिखा, प्रीति छुपम विवर्धय बंधु शनै शनै। प्रीति प्रेम को ना छुप, एक घास होती है जो ऑटोमेटिक उगती है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता घास को, तो घास जैसी अपने आप उगती है, इससे ऐसे ही जो प्रेम अपने आप पैदा होता है ना, कहते हैं ना फर्स्ट लव, पहला प्रेम वही वास्तविक होता है। ये 10-20 प्रेम फेसबुक वाले नहीं चलेंगे भाई, ये तो फेसबुक वाले मिट जाएंगे, आज है कल नहीं रहेंगे। ये फेसबुक इंस्टाग्राम बिल्कुल मिट जाओ, हाँ ये चलने वाले नहीं है। तो वो कहती हैं कि प्रीति छुपम विवर्धय बंधु शनै शनै। बहुत अच्छी 2 पंक्तियां लिखी। परितो पिपामराणाम तृणशालिकायां फूलानलम समिधय बंधु शनै शनै। पूंजीपतियों के घर के सामने गरीब ने, दिहाड़ी मजदूरों ने, जो पामर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, उन्होंने अपनी झोपड़ी डाल ली। अब वो जो थे भाई उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा भाई होली के बहाने से कहीं उनकी झोपड़ियों में आग मत लगवा देना, ये कह दो होली जला रहे थे चिंगारी पहुंच गई होगी ना, प्रेम ऐसे नहीं बढ़ता। तो उन्होंने इसको इस प्रकार से प्रयोग किया कि यहाँ पर जो प्रेम है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। एक विश्व के प्रेम के बारे में बात की। परशा अव्य ऐसी नूनम सापत्य श्रृंखला प्रीत्येव ताम निकटया बंधो शनै शनै। सारा विश्व में जो लड़ाई है इस समय वो किस मुद्दे को लेकर है, ये देश हमारा हो जाए। सापत्य ने शब्द का प्रयोग किया है। सापत्य जानते हैं जिसे कहते हैं सौत, सपत्नी। अगर 2 पत्नी आप ले आएंगे घर में तो रोज लड़ाई होगी और आपकी खैर नहीं, तो वो सपत्नी क्यों लड़ रही है? दोनों को बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, कपड़े लत्ते खाना पीना सब कुछ है, लेकिन प्रभुत्व की लड़ाई, ये प्रभुत्व की लड़ाई क्या किसका अधिकार पति पे ज्यादा है, यही देशों में है। मेरे अंडर में कितने देश हैं, वही देश उसमें लड़ रहे हैं। तो ये बात अभिराज लिखते हैं कि ये सापत्य श्रृंखला जैसी लड़ाई को प्रेम की कैंची से काटकर बंद कर दिया जाए, तभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बंद मतलब ठीक हो पाएंगी। एक गालिब ने, मैं 2-3 शेर पढ़ के साथ मैं विराम लूंगी। गालिब ने एक शेर लिखा, बेचारे जाया करते थे, होंगे हम जैसे ही पहुंच गए किसी महफिल में, पढ़ाया ना पढ़ाया गालिब को हटा देते थे बेचारे। गालिब पहले शुरू में ऐसे थे कि जिंदगी में तो वो महफिल से उठा देते थे, सुनिएगा जरा, कि जिंदगी में तो वो महफिल से उठा देते थे, देखो अब मर गया अब कौन उठा जाए। मरने वाले को उठाने वाले नहीं आते ना, कहते देख भैया गाड़ी आ गई, मरने को ले जाने वाली जो आती है भाई तभी निकलेंगे बाहर। अब मर गए, अब देखते हूँ अब मर गए कौन उठाता है मुझे। तो उनको जगन्नाथ पाठक जी ने कहा, मैं जीवित सती गोष्ठ्याम उत्थापति स्तम हंत माम सतता अधुना मृतो अस्मि ओमां पश्यनु उत्थाप्यत्यत्। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। एक और सुन लीजिएगा शेर। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। उद्याने यस्मिन् सांद्रतरौ प्रतिशाख मुलुका वर्तन्ते कल्याणम तस्य कथम भविता सुषुमागु वसंतस्यागमने। तो इसलिए इस प्रकार मैंने बहुत शॉर्ट में कुछ शेर ही शेर लेकर बस आपसे चर्चा की। बहुत बड़ी बात थी, बहुत चर्चा मैं कर सकती थी, लेकिन इस समय संगोष्ठी के सत्र के अवसान में इतनी बात कहनाई थी कि संस्कृत को यदि हम इस प्रकार से उर्दू साहित्य से भी कोरिलेट कर रहे हैं तो उतना ही आनंद ले सकते हैं। ज्ञान का कोई अंत नहीं, ज्ञान परंपरा अविरल है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कब निकले।
अब ये पूछ रहे थे डॉक्टर सुलता शर्मा जी को, उनका व्याख्यान इतना आनंददायी कि हमारे विद्यार्थी उनका व्याख्यान सुनते सुनते झूम रहे थे, आनंदित हो रहे थे। और आइए इस सत्र के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर खुशीराम शर्मा जी। आप अवकाश प्राप्त अध्यक्ष हैं आगरा नगरा के। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब क्या बोलूं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इतने बोर्ड हो गए, बड़े गंभीर विषय, विज्ञान और विभिन्न प्रकार के विषय, लेकिन एक अच्छा लगा मुझे कि आप लोग लगातार गंभीर व्याख्यान सुनते सुनते थोड़े उब गए होंगे। इसलिए मैं आदरणीय मंजू जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आपका थोड़ा रंजन कर दिया, मनोरंजन कर दिया। उससे जो भार था उसे मुक्ति मिल गई, आप बहुत हल्का अनुभव कर रहे होंगे। मैं समझता हूँ मंजू जी का यह निर्णय सही है, क्योंकि अगर वो भी गजल के विभिन्न पक्षों पर विचार करना प्रारंभ कर देती तो शायद आप उबरने लगते, आपको थोड़ी कठिनाई होती, लेकिन उन्होंने बड़ी सहज तरीके से आपको अपनी बात कह दी और आपको संतुष्ट कर दिया। मैं सबसे पहले प्रदीप जी को और KMI के सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने गंभीर विषय को बड़े अच्छे ढंग से आप सबके समक्ष रखा है। आपने 3 दिन से लगातार देखा है कितने गहरे विषयों पर लंबे लंबे व्याख्यान हो सकते थे, लेकिन लोगों ने बड़े सरल रूप में आपके समक्ष सारी बात रखने का प्रयत्न किया है। आज के जो 2-3 व्याख्यान हुए हैं उनके बारे में छोटी छोटी बात कहते हुए मैं अपना कथन समाप्त करूंगा। मुझे लगता है पहला जो व्याख्यान था वनस्पति विज्ञान का बड़ा स्पष्ट और सरल था। उस संदर्भ में मैं अपना एक स्वयं का अनुभव बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक मान्यता है कि जैसा आहार ग्रहण करते हैं वैसा ही प्रभाव हम पर पड़ता है, और इसका अनुभव मैंने स्वयं किया। मैं बचपन में लगभग युवावस्था थी तब जाया करता था एक घूमने के लिए नहर पर। उस नहर पर एक सन्यासी रहते थे और हम जब लौट के आते थे तो सन्यासी महोदय के यहाँ बैठ जाते थे और उनसे विभिन्न प्रकार की बातें सुना करते थे। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उनके पास एक महात्मा आए हुए थे। उन महात्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वहां से आए हैं, शायद वो पंजाब से आए थे, और पंजाब से आए थे उनके साथ 2-3 और लोग थे जो महात्मा ही थे। उन्होंने कहा कि दाल बाटी चाहते हैं, आप इनकी दाल बाटी का इंतजाम कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कर देंगे, कोई बात नहीं। हमने दूसरे दिन शाम को दाल बाटी की व्यवस्था की। मैं बात को संक्षेप में कर रहा हूँ। दाल बाटी की व्यवस्था की और दाल बाटी की व्यवस्था करने के बाद उनको दाल बाटी खिला करके हम घर लौट आए। घर लौट कर हमने देखा कि रात को हम सोए, जब लोग 4 लोग थे, हम 4 लोग सोए, तो मैंने जाकर अपने मित्र से कहा कि भाई रात को मुझे ऐसे व्याख्यान आए जिनमें बार बार कोई आदमी आता था और मुझे भट्टी से काटता था, और जैसे ही काटता था मैं जल जाता था। फिर दोबारा ऐसा ही सोया, दोबारा भी यही हुआ। वो बोले ऐसा ही हमारे साथ हुआ रात को। हमने कहा भाई ऐसी क्या बात है? तो हमने जाकर के उन महात्मा जी को पूछा दूसरे दिन कि ये बताओ साहब, रात हमारे साथ ऐसी घटना हुई है कि हम रात भर सो नहीं पाए हैं, हमें ऐसे सपने आते रहे कि किसी ने काट दिया, किसी ने काट दिया, चारों को। तब उन्होंने बताया कि इसका एक रहस्य है। रहस्य ये है कि जो अन्न आपने कल ग्रहण किया था वो ऐसे व्यक्ति का था, इसलिए ऐसे व्यक्ति ने बनाया था जो कत्ल करता था, और जो व्यक्ति कत्ल करता था वही बनाने वाला था, इसलिए उसकी जो प्रभाव है अन्न का वो आप पर पड़ गया और उसी कारण से आप पर आता रहा। मैं संकेत करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिनका संकेत आप जानते हैं बहुत सूक्ष्म है। अभी जो देशबंधु जी कह रहे थे, ऐसे लक्षण कई प्रकार के हमारे देश में विद्यमान हैं जो हमारे तीर्थ बने हुए हैं।
सोमनाथ की बात करते हैं, सोमनाथ बना हुआ है, ये सारे मंदिर, सारे स्थान वैसे ही नहीं छाटे हैं। शायद आप जानते हैं हमारा देश अपने आप में विलक्षण है। हर देश में 2 या 3 ऋतु होती है, हमारे देश में 6 ऋतु होती है। हमारे यहाँ के जो तीर्थ स्थान है वे धर्म अर्थ से जुड़े हुए हैं, केवल धर्म से। हमारे यहाँ के जो 4 धर्म पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ का मोक्ष, उनमें से 2 तो लौकिक हैं और 2 अलौकिक हैं। दोनों का संकेत आपने स्पष्ट रूप देखा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पक्ष है मजबूत और बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि इस सब का श्रेय हमारे ऋषि मुनियों को है, जिन्होंने कंदराओं में बैठ करके चिंतन किया है, मनन किया है, और मनन के पश्चात सारा हमारे समक्ष दिया है। आपको बताइए कि ये वेद किसी व्यक्ति द्वारा नाम दिए नहीं है, वेद अपौरुषेय हैं और इनकी रचना मानव द्वारा नहीं की गई है। ऐसे ही ज्ञान के जो भंडार हैं वे हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने बड़ी साधना के बाद हमारे लिए प्रस्तुत किए हैं। वे हमारे ग्रंथ हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें दिखा देते हैं। जो देशबंधु जी ग्रह नक्षत्रों की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल वास्तव में सही है। आप भी देखते होंगे कि हमें वृक्षों का प्रभाव, जिस वृक्ष के नीचे हम बैठते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, जिस तरह का भोजन हम करते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, जिस तरह की संगत में हम रहते हैं साथ का प्रभाव हम पर पड़ता है। इसलिए ग्रह नक्षत्र इत्यादि हमें प्रभावित करते हैं। जीवन क्रम उसी प्रकार चलता रहता है। इसी क्रम में हमने व्याख्यान सुना मंजू जी का। मंजू जी ने हमें आप सबको आगाज कर दिया और बता दिया कि किस प्रकार से वे हमारे जो उर्दू के शायर हैं उन शायरों से अच्छी गजल संस्कृत में लिख सकती हैं, रचना रच सकते हैं, और उनके सामने किसी प्रकार से भी कम नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने अपनी बात बड़े संक्षेप में रखी, सच्ची रखी। मैं धन्यवाद देता हूं प्रदीप जी को, क्योंकि इस संस्थान में निदेशक बहुत हुए हैं। मुझे वर्षों का अनुभव है संस्थान के साथ जुड़ने का, लेकिन बड़े बड़े नाम वाले निदेशकों के बाद भी संस्थान का उद्धार किसी नहीं किया, संस्थान की ओर किसी ध्यान नहीं दिया, अपना ध्यान रखा। प्रदीप जी निरंतर ध्यान रख रहे हैं संस्थान का, और उन्होंने संस्थान को देश ही नहीं विदेशों तक जोड़ दिया है। इस प्रकार से उनका कार्य बड़ा सराहनीय है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर खुशीराम शर्मा साहब। आपने अपने वक्तव्य में जो सत्य था उसका समाहार किया। निस्संदेह भारतीय ज्ञान परंपरा अनंत है। कहाँ से शुरू करें कहाँ छोड़ें ये नहीं कहा जा सकता। जितना ज्ञान विज्ञान हम देखते हैं, जितना ज्ञान विज्ञान हम सुनते हैं, उसके भी अतिरिक्त वहां तक ज्ञान परंपरा विद्यमान है। परापरा विद्या है, पर काया प्रवेश दुनिया में कोई कर सकता है? अपने प्राण निकाल के दूसरे प्राण दूसरे के में डाल दे? ये भारत में होता है। भारत के ऋषियों ने किया है, करते हैं, आज भी है। मैडम ने वो दिल्ली से आई थी, उन्होंने क्या नाम था, शिखा जी ने कल्प वृक्ष की बात की। मैंने भी एक कल्प वृक्ष देखा है हमीरपुर जिले में, शहर में एक कल्प वृक्ष है। उसका जो तना है लगभग इतना बड़ा, कम से कम 10 लोग ऐसे हाथ पकड़े तब उस तने को पूरा पकड़ रहे हैं। उसका पता नहीं आयु, कम से कम 1000 साल तो बताई जाती है। खैर, इतना सुंदर आयोजन आज हुआ और ये विद्वान आज हमारे मध्य उपस्थित हुए। इनका हम आभार करेंगे। उसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने विद्यापीठ की शिक्षिका डॉक्टर श्री को। हेलो, आज का ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, मन तो नहीं कर रहा था कि इसको समाप्त किया जाए। इतने महत्वपूर्ण वक्ताओं को हमने सुना।
इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा। इसकी भावना व्यक्त कर पाना लगभग असंभव जैसा है। हम सब बहुत ही आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि हमारे KMI में इतना खूबसूरत द्विसप्ताहिक ये वर्कशॉप आयोजित हो रहा है। कल हम फिर इसकी शुरुआत करेंगे। अभी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष डॉक्टर खुशीराम शर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर मंजुलता शर्मा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर देशबंधु विशेष अतिथि, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव हमारी विशिष्ट अतिथि जो दिल्ली से आई थी, उनका धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर आरती लोकेश जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, हम सबका ज्ञान वर्धन किया, मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके अलावा हमारे KMI के जो आयोजक टीम है, जिसमें सर्वोपरि हैं हमारे आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर प्रदीप श्रीधर जी, उनका मैं धन्यवाद देती हूँ। उसके साथ ही सभी मेरे शिक्षक साथियों का धन्यवाद। बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए सभी शिक्षक साथियों का मैं धन्यवाद देती हूँ। और इसके अलावा हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी, सभी सभागार में उपस्थित सभी लोगों का, सभी जनों का, मीडिया से जुड़े हुए सभी साथियों का, और भी इसके अलावा जितने लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग रहा, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस बहुत ही सुंदर संचालन के लिए केशव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम फिर से सरस्वती माँ के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को निरंतर आगे लेकर आएंगे। कल आप लोग ध्यान रखिएगा, हालांकि काफी लोग आ चुके हैं। कल दोपहर को 3 बजे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विद्वान हैं प्रोफेसर इमरे बंगा, वो ऑनलाइन रहेंगे। यूरोपियन हंगरी के हैं, यूरोपियन मुल्क के, और बहुत साफ स्वच्छ हिंदी बोलते हैं और वहाँ राज्य भाषा विभाग के का काम देखते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर इमरे बंगा। जो लोग रुचि रखते हैं उनको सुनने में, वो आपको ध्यान रखिएगा समय का 3 बजे तक।